हाँ जी, तो ये हो गया जी, यहाँ तक तो हो ही गया एग्जामिनेशन। सर, हाँ ये बोलिए। इधर लिखा है एनफोर्स्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2019, इसका क्या मतलब है फिर? बुक क्या में लिखा है? में लिखा है हाँ हाँ लिखा है, हाँ एनफोर्स्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2019, उसका हाँ। मतलब क्या है फिर? ऐसा है ना, देखिए ऐसे है, ये पहले जब जब एनफोर्समेंट डेट ना पार्ट्स में ये नोटिफाई, जैसे कंपनीज एक्ट है हमारा, कंपनीज एक्ट भी एक बार में फोर्स में नहीं आया था, ठीक है ना, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 था, तो कई प्रोविजन उसके पुराने वाले चल रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ये अपना इंडिविजुअल्स वाला जो प्रोविजन है, इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1/12/2019, जैसे बाकियों की डेट 1 दिसंबर 2016 है, तो 16 में नहीं था ये, 16 के बाद में ये 19 में आया है, ठीक है, अभी एक्सेप्ट। आप बोले कि ये दिस इज येट टू कम ना। नहीं नहीं, ऐसा है, मतलब इसके रेगुलेशंस वगैरह नहीं आए हैं, बाकी कोड कोड में तो आपको ये तो पढ़ना ही है ना, जो सेक्शन तो पढ़ना ही है, सेक्शन पढ़ने हैं, इसके जो रूल्स आ चुके हैं वो भी पढ़ने हैं। नहीं, इसमें ये भी लिखा है ना, सो फार एज इट रिलेट टू पर्सनल गारंटर्स टू द कॉर्पोरेट डेटर्स, enforced with effect from 1st December 2019 in so far as they relate to personal guarantors to corporate debtors except with regard to fresh start process। ओहो भाई, ऐसे है ना, पर्सनल गारंटर वाले जो है, पर्सनल गारंटर वाले को तो पहले ही आप एनसीएलटी के थ्रू ले जा सकते थे, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें आई हैं, जैसे जब सीआईआरपी आया था शुरू में, तो उसमें ये भी लिखा था कि भाई आप जो पर्सनल गारंटर है उस पे मॉरेटोरियम अप्लाई नहीं होता, तो पर्सनल गारंटर वाली कॉन्सेप्ट तो पहले से ही सीआईआरपी में भी दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तीनों चीजों को अलग अलग रखा गया है, कंपनीज को अलग रखा गया है, जो पर्सनल गारंटर हैं, जो कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट गारंटर है, उनको अलग रखा गया है, और जिनका कोई मतलब नहीं, जो खाली इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म है, उनको अलग रखा गया है। अभी जो खाली इंडिविजुअल और जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पर्सनल गारंटर नहीं है या कॉर्पोरेट गारंटर नहीं है, वो उनके लिए अभी रेगुलेशंस वगैरह नहीं आए हैं। पर्सनल गारंटर्स के लिए आ चुके हैं और कॉर्पोरेट गारंटर के लिए आ चुके हैं। बाकी और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर 82(2) में टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं है, बोर्ड ने कितने टाइम में आरपी को कंफर्म करना है या नॉमिनेट करना है, वो बताया नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? 82(2) 7 और 7 और 7 और 10 है। अगर नहीं नहीं रिप्लेसमेंट के केस में, 82(2) रिप्लेसमेंट के केस में 7 और 10 है, ओरिजिनल के केस में 7 और 7 है। करेक्ट सर, इसमें नहीं दिखाया, या आप सब सेक्शन 2 पढ़िएगा, उसमें नहीं है सर, कहीं पे भी टाइमलाइन नहीं आ रही। कौन सा सेक्शन बता रहे हो आप? 82 सब सेक्शन 2। एक मिनट। आप शुरू 82(1) में ही पढ़ लो ना। 82(1) में क्या लिखा है? 82(1) में लिखा है कि भाई डेटर ने जब आरपी के थ्रू फाइल किया है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को डायरेक्ट करेगी विद इन 7 डेज, ठीक है, और कंफर्मेशन मांगेगी कि भाई कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है उसके अगेंस्ट में, और बोर्ड कम्युनिकेट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। बोर्ड कहेगा या तो कंफर्म करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। बट सर टाइमलाइन नहीं है, प्रिस्क्राइब टाइमलाइन नहीं है, जैसे सब जगह दिया हुआ है, बट इसमें इस केस में नहीं दिया हुआ। यही जो 7 डेज लिखा है वो टाइमलाइन ही तो है। सर जो वो 82(1) में लिखी है, 82(1) में क्या कहता है? 82(1) में कहता है कि अगर एप्लीकेशन डेटर ने थ्रू आरपी फाइल की है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगी 7 दिन के अंदर कि भाई कोई डिसिप्लिनरी। हाँ जी सर, ये तो ए का हो गया, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का हो गया, जिसने बोर्ड से पूछना है। बट बोर्ड कितने डेज में रिवर्ट करेगा, वो जैसे ये सबसेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब किया, वैसे यहाँ नहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ। सबसेक्शन 3 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अभी आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा। नहीं, दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। नहीं, वो कोई बात वही नहीं, है। इसको ग्रुप में देख लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे अलग से। तो
वैसे 7-7 और 7-10 है। 7-10 ही है सर, इसमें 7-10 ही हाँ, है। आप देखो इसमें, द बोर्ड शैल नॉमिनेट ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 10 days ऑफ रिसीविंग द डायरेक्शन इशूड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब वो उसको एप्लीकेशन डालेगा बोर्ड को, तो उसके 10 days के अंदर इसको जवाब देना है अपने को। वो सबसेक्शन 3 वाला है जी, वो सबसेक्शन 3 में अगर ए ने उसको डायरेक्शन मांगी है तब वो 10 days में देगा। सबसेक्शन 1 वाली की तो कोई बात ही नहीं हो रही। उसको वो 7 दिन में क्वेश्चन रिवर्ट करना, 7 यार दिन में वो रिवर्ट करना। एग्जाम में नहीं आएंगे, जो नहीं है उसमें एग्जाम में कोई नहीं बात आएंगे नहीं, कोई वो। बात नहीं, वी विल पार्क दिस क्वेश्चन, इसको ग्रुप में पूछ लेंगे अलग से, कोई बात। हाँ जी, ये तो हो ही गया हमारा। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 80 विद इन 10 days, और 10 दिन के अंदर इसको रिवर्ट करना है, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। मतलब दोनों केस में अगर डेटर के थ्रू एप्लीकेशन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। डेटर के थ्रू एप्लीकेशन है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ लेगा, अपॉइंट कर देगा, ठीक है। अगर उसने पहले ही रेजोल्यूशन एप्लीकेशन का नाम दे रखा है प्रोविजनल का, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में आरपी ही एग्जामिन करेगा, बात ही है, चाहे उसने एप्लीकेशन पर्सनली ही लगाई हो, क्योंकि वो देखेगा कि भाई जो एप्लीकेशन लगाई है वो करेक्ट है कि नहीं है। और जो रिपोर्ट है उसमें क्या रहेगा, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट्स मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन, क्योंकि उसने अपने आप क्वालिफाई किया होगा, भाई क्वालिफाइंग डेट कौन से हैं, मेरी लाइबिलिटीज जो हैं वो एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज कौन सी हैं। A resolution professional may call for such further information or explanation in connection with the application as may be required from the debtor or any other person, ठीक है। तो वो डेटर से या किसी और बंदे से पूछ सकता है, और डेटर जो है वो 7 दिन के अंदर उसको रिवर्ट करेगा। फिर आरपी shall presume that the debtor is unable to pay his debts at the date of the application। तो अब ये है कि क्योंकि उसने एप्लीकेशन लगा रखी है तो ये प्रिज्यूम कर लेगा कि भाई आई एम अनेबल, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट चल रहा है, तो वो मान लेगा कि ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, अगर उसको कोई कॉन्ट्ररी रीजंस नहीं है टू बिलीव। अगर वो सोचता है इन्फॉर्मेशन सप्लाइड इज इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट, तब अलग बात है। He has reason to believe that there is no change in the financial circumstances of the debtor। भाई जब उसने एप्लीकेशन लगाई थी तब उसकी इनकम एसेट्स वगैरह कम थे, अब उसके एसेट्स ज्यादा हो गए, तो अगर उसको लगता है कि भाई कोई चेंज नहीं है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। रिजेक्ट कर लेगा कब, अगर वो कंडीशन जो 80 में दे रखी है 20, 60, 35 वाली, या जो डेट्स डिस्क्लोज्ड है वो क्वालिफाइंग डेटर नहीं है, ठीक है, या डेटर हैज डेलिबरेटली मेड ए false representation or omission in the application or with respect to the documents or information submitted, ठीक है। अब ये रीजन रिकॉर्ड करेगा, भाई मैंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट क्यों की, ठीक है, और इसकी कॉपी देगा किसको, डेटर को, ठीक है। रिपोर्ट किसको देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके बेसिस पर 14 दिन का टाइम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दिया, तो 14 दिन में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, ऑर्डर पास कर देगी, या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ठीक है। The order passed under subsection 1 accepting the application shall state the amount which has been accepted as qualifying debts by the resolution professional and other amounts eligible for discharge under section 92 for the purpose of the fresh start order। तो ऑर्डर के अंदर ये चीज लिखी जाएगी कि कौन कितना अमाउंट उसमें क्वालिफाइंग डेट एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर चैलेंज तो हो ही सकता है ना, तो यहां पर ये चीज लिख दी जाएगी ऑर्डर के अंदर ही। A copy of the order passed by the adjudicating authority under subsection 1 along with a copy of the application shall be provided to the creditor mentioned in the application within 2 days of the passing of the order। तो 2 दिन के अंदर इसको कॉपी देनी है। अब इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अब इसमें क्या हुआ कि मोरेटोरियम पीरियड कमेंस हो गया जब एडमिशन हो गई एप्लीकेशन। मोरेटोरियम में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ये सारा, ठीक है। कोई ही कैन नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर, he cannot dispose of or alienate his assets, and he has to inform his business partners that is undergoing a fresh start process, and he will be required to inform prior to entering into any financial or commercial transaction of such value as may be notified by the central government, ठीक है। He will disclose the name under which he enters into business transactions if it is different from the name in the application admitted under section 84। He cannot travel overseas except with the permission of the adjudicating। आप कह रहे हो यार 20,000 रुपए उसकी इनकम है या उसके बाद इतने के एसेट्स हैं और वो फॉरेन ट्रेवल नहीं कर सकता,
The moratorium ceases to have effect at the end of the period of 180 days, beginning with the date of admission, unless the order admitting the application is revoked. ठीक है, तो मोरेटोरियम जो है उसका 180 दिन में खत्म हो जाएगा. एक दो और देख लेते हैं. ऑब्जेक्शन बाय क्रेडिटर्स एंड देयर एग्जामिनेशन बाय रेजोल्यूशन. जो क्रेडिटर है भाई, इसने क्या किया, इसने क्वालिफाइंग डेट दी है अपने, इसने लिस्ट भी दी सारी. तो जो भी creditor है mentioned in the order of the adjudicating authority to whom a qualifying debt is owed may within a period of 10 days from the date of the receipt of the order object only on the following ground. तो ऑब्जेक्ट कर सकता है कोई क्रेडिटर. कौन सी, कि भाई मेरा डेट को क्वालिफाइंग डेट में इंक्लूड नहीं किया, या जो डिटेल्स दी हैं क्वालिफाइंग डेट की वो इनकरेक्ट है. ठीक है. एंड ए क्रेडिटर में फाइल एन ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन टू दी आरपी. तो ये आरपी को ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है क्रेडिटर. और ये जो एप्लीकेशन मतलब क्लेम ही हो गया किस्म से, समझ रहे हो. द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 shall be supported by such information as documents as may be prescribed. तो उसके लिए रूल्स. आरपी जो है इट विल कंसिडर द ऑब्जेक्शन, एग्जामिन करेगा और आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑब्जेक्शंस विद इन 10 days. इसके पास 10 दिन का टाइम है. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में एग्जामिन. इसके बीच ना किसी मेंबर ने हमारे वो टाइमलाइंस बना रखी हैं फ्रेश स्टार्ट की, तो वो ग्रुप में डाल देंगे दोबारा से तो हो जाएगा. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन. तो 180 डेज है, 180 डेज के अंदर ही सारा टाइमलाइन. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन द ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 2 और फिर वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा ऑब्जेक्शंस को विद इन 10 days. He will examine on any matter that appears to be relevant for making final list of qualifying debts. अब आरपी क्या करेगा, एक अमेंडेड लिस्ट बना देगा क्वालिफाइंग डेट्स की और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देगा फॉर डायरेक्शंस. फिर एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रेजोल्यूशन. अब कोई डेटर या क्रेडिटर, भाई डेटर ने अपने आप एप्लीकेशन लगाई थी, उस पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आरपी अपॉइंट कर दिया. आरपी का जो डिसीजन है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है डेटर. आरपी ने जितने उसने जो डेटर था उसने जो जितने क्वालिफाइंग डेट दी, इसने कहा ज्यादा है, इसने कहा नहीं ज्यादा नहीं है. या जो क्रेडिटर है जिसने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया था आरपी के अगेंस्ट में, तो जो भी डेटर या क्रेडिटर जो एग्रीव्ड है बाय द एक्शन टेकन बाय द आरपी, वो क्या करेगा 10 दिन के अंदर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाएगा. एपीलेट अथॉरिटी को नहीं लगा रहा है, यहाँ डीआरटी को लगा रहा है. ठीक है ना, क्योंकि एक्शन किसका है, आरपी का. तो उसको ये चैलेंज कर सकता है पहला कि भाई इसने आरपी ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी डेटर को या क्रेडिटर को टू मेक रिप्रेजेंटेशन, या ये दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ, या जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ही इज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 86. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर उस पर डिसीजन लेगी. अगर एप्लीकेशन अलाउ कर दी ये वाली ऑब्जेक्शन वाली, तो ये क्या करेगी, ये बोर्ड को कह देगी कि भैया इसके अगेंस्ट में एक्शन लो, क्योंकि हो सकता है इसने कुछ डेटर या क्रेडिटर ने कहा भाई ये दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ. ठीक है ना. तो अगर आरपी के अगेंस्ट में कोई एक्शन होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसकी कॉपी बोर्ड को भी दे देगी और बोर्ड जो एक्शन लेना चाहेगा वो लेगा. फिर जनरल ड्यूटीज ऑफ डेटर. डेटर की ड्यूटीज क्या है, जैसे वहां पर कंपनी में डेटर की ड्यूटी होती है ना कॉर्पोरेट डेटर की, वही है, सारी इंफॉर्मेशन देनी है. हाँ जी सर एक पॉइंट था, फ्रेश स्टार्ट के अंदर हर क्रेडिटर अपना नाम लिस्ट में से हटवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट में तो कुछ मिलना ही नहीं. तो ठीक है जो भी है. हाँ तो उसमें क्या है, वो तो देखो ऐसा ना दोनों पार्टी अपने डॉक्यूमेंट्स देंगी ना, अप्रूव देंगी. हाँ जी, नहीं मेरे कहने का मतलब है कि सर डिस्प्यूट इस बात पे अराइज होगा कि क्रेडिटर का नाम आ गया तो क्रेडिटर आरपी को ये बोलेगा कि नहीं, मतलब उसका नाम हटना चाहिए. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात आपकी. लेकिन लिमिट्स इतनी कम है तो इतनी लिमिट्स में क्या नाम आएगा क्या नहीं. वो 500 रुपए देंगे, 500 रुपए इसके देने हैं, 500 रुपए इसके देने हैं, ऐसे. The debtor shall make available to the resolution provisional all information relating to his affairs, attend meetings and comply with the request of the RP. ठीक है. और अगर कोई मटेरियल और एरर या ओमिशन हुई है उसके बारे में बताएगा, और अगर कोई उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज हुई तो वो बताएगा. अब आरपी को रिप्लेस भी किया जा सकता है. ठीक है. अब जहां डेटर या क्रेडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द आरपी इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस, तो ये भी एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी.
और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, 7 दिन के अंदर इट विल मेक ए रेफरेंस टू द बोर्ड फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है, और बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल अपॉइंट अनदर प्रोफेशनल ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस बाय द बोर्ड। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे गिव डायरेक्शंस टू द आरपी रिप्लेस्ड, कि भाई वो जो पुराने वाला था, पुराने वाले को बोलेगा भाई नए वाले आरपी को बता दो सब चीजें, या कोऑपरेट करो, जैसे वहां पर होता है, वहां पर भी ऐसे होता है ना, आरपी जो नया आता है या आईआरपी से जब आरपी टेक ओवर करता है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, वही चीज सेम है, सेम चीजें चल रही हैं। डायरेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस। ठीक है, पहला, अगर कोई कंप्लायंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85, ये कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द डेटर, 85 के 3 में कौन सी लिमिटेशन? 85 के 3 में है कि मॉरेटोरियम पीरियड में डेटर डायरेक्टर नहीं बनेगा, अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, फॉरेन ट्रेवल नहीं करेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर इसमें कोई लगता है उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो ही विल ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताएगा। ठीक है, अगर डेटर उनका कोई वायलेट करता तो। और कंप्लायंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द डेटर रेफर टू इन सेक्शन 88, तो 88 में क्या बताया गया? 88 में बताया गया जनरल ड्यूटीज, इंफॉर्मेशन देनी है, ये सारी चीजें। The resolution professional may apply to the adjudicating authority for directions in relation to any other matter under this chapter for which no specific provision. उसके बाद revocation of order, admitting the application. अब the resolution professional may submit an application to the adjudicating authority seeking revocation of its order under section 84. तो 84 में कौन सा ऑर्डर दिया गया है? 84 में ऑर्डर कौन, 84 में ऑर्डर है एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो इसने एडमिट की है या रिजेक्ट की एप्लीकेशन, तो उसके अगेंस्ट में आरपी अप्लाई कर सकता, आरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोल सकता है कि भाई आपने जो ऑर्डर दिया उसको आप चेंज कर लो। अगर आपने एडमिट कर ली तो उसको रिजेक्ट कर दो, क्यों? क्योंकि उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गया। तो डेटर जो 20, 60, 35 वाली कंडीशन है उससे बाहर आ चुका है, या डेटर ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है 85(3) का, 85(3) में मतलब बाहर चला गया या डायरेक्टर बन गया, ये सब चीजें। या इफ द डेटर हैज एक्टेड इन ए मैलाफाइड मैनर एंड हैज विलफुली फेल्ड टू कंप्लाई, तो उस केस में आरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कहेगा भाई ये फ्रेश स्टार्ट वाला ऑर्डर है, इसको रिवोक कर लो। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर उस पर एक्शन लेगी, एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ठीक है, और ऑन पासिंग ऑफ द ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन, द मोरेटोरियम एंड फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस शैल सीज टू हैव इफेक्ट। ठीक है ना, तो भाई ये यहाँ पर एडमिट क्या हो रही है? एडमिट आरपी की एप्लीकेशन हो रही है। ठीक है ना, कि भाई ये जो ऑर्डर है उसको आप रिवोक कर लो। A copy of the order passed by the adjudicating authority under this section shall be provided to the board. ठीक है, उसके बाद में डिस्चार्ज ऑर्डर। अब ये क्या करेगा भाई? अब उसको छुटकारा दिलाना है, ठीक है, डेटर को। तो आरपी विल प्रिपेयर ए फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट, कि भाई इन लोगों के पैसे इसने नहीं देने। ठीक है, 500 इस चाय वाले के देने थे, 3000 इसके देने थे, ये सब नहीं देने। एंड सबमिट सच लिस्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट लीस्ट 7 days बिफोर द मोरेटोरियम पीरियड कम्स टू एन एंड। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिस्चार्ज ऑर्डर कर देगी एट द एंड ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड फॉर डिस्चार्ज ऑफ द डेटर फ्रॉम द क्वालिफाइंग डेट। ये और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी without prejudice to the provisions of subsection 2, the adjudicating authority shall discharge the debtor from the following liabilities. कौन कौन सी? पहला, penalties in respect of the qualifying debt from the date of application till the date of the discharge, or interest including penal interest, any other sums owed under any contract in respect of the qualifying debts from the date of application till the date of discharge order. And discharge order shall not discharge the debtor from any debt not included in subsection 2 and from any liability not included under subsection 3. तो ऑर्डर में सब कुछ लिखा जाएगा कि कौन कौन से डेट से वो डिस्चार्ज हो रहा है, कौन कौन सी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो रहा है। द डिस्चार्ज ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ
रिकॉर्डिंग एन एंट्री इन द रजिस्टर। तो एक्चुअली भाई इसने ये प्रोसेस अवेल कर लिया, उसके लिए एक उसके रिकॉर्ड में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कहता है ना भाई 12 महीने के अंदर दोबारा फ्रेश स्टार्ट नहीं अवेल कर सकता। ए डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debt। मतलब जैसे श्योरिटी, गारंटर की लाइबिलिटी वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, द रेजोल्यूशन प्रोविजन shall perform his functions and duties in compliance with the code of conduct provided, ठीक है। अब ये जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है इसको कल करते हैं, ठीक है ना, 94 से। तो 93 तक हमने कवर कर लिया।